हमने नाइट्रेट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। अब हम नाइट्रेट्स का देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये एक्ट करता है। सो ये है आपके कैटसन की बुक, इसमें ये डायग्राम आपने करनी है। इसमें है ये ब्लड वेसल्स का ल्यूमन, और ये जो है ये सारा का सारा क्या है, पेशेंट की एंडोथीलियम है और मतलब वेसल वॉल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेशेंट की एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियम में नॉर्मली ही नेचुरली ही L-आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रहा होता है बाय एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। जो L-आर्जिनिन से NO बनाता है, उस NO ने नाइट्रिक ऑक्साइड ने जाना है अंदर जाके इसने क्या करना है कि गुआनाइल साइक्लेज GDP कन्वर्ट किया CGMP में, और CGMP जो है उसने क्या करना है, उसने मेनली मायोसिन लाइट चेन जो कि फास्फोराइलेटेड है, इसको डीफास्फोराइलेटेड कर देना है इसका, तो वैसे जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ओके, ये मैंने बता दिया आपको जो नेचुरली पाया जाता है एंडोथीलियम के अंदर। लेकिन अगर हमने नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स दी हैं, वो वेसल्स में गई हैं, उन्होंने भी NO को प्रोड्यूस करना है, उसने भी रिलैक्सेशन करवानी है। लेकिन जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो है वो अपोजिट काम करता है कि कैल्शियम अगर आया, इसने वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में आने के बाद इसने मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करना है। उसने क्या करना है कि इसने मायोसिन लाइट चेन के अंदर फास्फेट को ऐड कर देना है, फास्फोराइलेटेड हो जाएगा तो ये एक्टिन के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। सो हमने क्या करना है कि हमने इस जगह पे कैल्शियम ब्लॉकर्स दे देने हैं। कैल्शियम ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, निफिडिपिन जो कि एक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा कैल्शियम की इन्फ्लक्स को, जिसकी वजह से जो है हमारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, उल्टा रिलैक्सेशन ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि जब GTP से CGMP बनता है तो CGMP को ब्रेक डाउन किया जाता है GMP में, ताकि वो फर्दर जो है वो काम ना करे, रिलैक्सेशन ज़्यादा ना करवा दे। बाय एन एंजाइम से हम कहते हैं फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, ये 5 होता है, ठीक है। फास्फोडाइस्ट्रेस जो होता है, इसको अगर हम सिल्डेनाफिल दे के इनहिबिट कर दें तो CGMP ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने नाइट्रेट्स दिए हैं पेशेंट को, साथ आपने पेशेंट को वाइग्रा या फिर सिल्डेनाफिल होता है जिसके अंदर सिल्डेनाफिल वर्डेनाफिल होता है, टडालीफिल होती है, फिल वाली जो मेडिसिन होती हैं वो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 को इनहिबिट करती हैं। अगर आपने दोनों कंबाइन दे दी हैं तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को सवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी और पेशेंट की जो है वो शॉक हो सकता है, पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। सो अपनी बात याद रखनी है कि सिल्डेनाफिल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसे पेशेंट को जिनको नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स दिए जा रही हैं। सो अपनी पेशेंट को क्लियरली बताना है। ओके जी, अब हम देखते हैं नोट्स से, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं आपके। इसमें क्या है कि हमें यूज़ करने हैं स्टेबल एंजाइना के लिए नाइट्रेट्स पहले पढ़ते हैं नाइट्रेट्स को। इसके अलावा अगर पेशेंट को MI से बचाना हो तो प्रोफिलैक्सिस के तौर पर हमने देते हैं ताकि MI ना हो इस पेशेंट को, या पोस्ट MI दोबारा से एंजाइना ना हो तो उस पेशेंट को भी हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं। सो ये क्या है, मेनली प्रो ड्रग है ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड निकालना है जो कि वेज़ोडाइलेशन करवाएगा। वेज़ोडाइलेशन होगी मेनली कौन से वेसल्स की होती है, ये कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट करता है, लेकिन वीनस डायलेशन ज़्यादा होती है जो कि हार्ट में ब्लड लेके आ रही होती हैं। सो उससे क्या होगा, डायलेट होंगे तो प्रीलोड कम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि आल्सो डायलेट आर्टीरियल वेज़ोडाइलेशन। सो वेसल्स जो है ना हार्ट की वो भी डायलेट करेगा और कोरोनरी परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज़ करवा देगा। सो इसलिए जो हम इसको यूज़ करते होते हैं। ये है को एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स साथ देने हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से देने हैं, विरापामिल और लिल्टियाज़म, जो कि बीटा ब्लॉकर की तरह काम करती हैं ताकि वो ब्लंट कर दें रिफ्लेक्स इफेक्ट को। रिफ्लेक्स इफेक्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। सो उसको हमने ब्लंट करने के लिए, इसे कम करने के लिए साथ बीटा ब्लॉकर्स ऐड करने हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दी है, सेम वही की वही है, आपने याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके UQs में आते हैं। इसमें आपने पहले 3 H याद रखनी है। H कौन कौन से हैं, एक H से है हेडेक। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि जहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज या बाकी आर्टरीज डायलेट कर रही हैं तो साथ साथ मेनिंजियल जो है ना वेसल्स वो भी डायलेट करेंगी, उनके डायलेट करने से आपको हेडेक होगी। सेकेंड H से याद रखना है कि हॉट फ्लशेस होंगे इसके अंदर, जब फेस की जो वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी तो ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, फ्लशिंग होगी। इसके अलावा हाइपोटेंशन, जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रेट्स
नाइट्रेट्स अगर आप ज़्यादा दे देंगे, ओवरडोज कर देंगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगी ड्यू टू वासोडाइलेशन। इसके अलावा इसकी वजह से अंजाइना भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप खाली नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन से क्या होगा, रिफ्लक्स आएगा, रिफ्लक्स से क्या होगा, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया होगा, ज़्यादा रिफ्लक्स टैकीकार्डिया होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगी, तो मज़ीद जो है अंजाइना ज़्यादा हो सकता है अगर आपने साथ बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए। इसके अलावा एक होती है नाइट्रेट टॉलरेंस। नाइट्रेट टॉलरेंस भी एक तरह से इसका साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं कि नाइट्रेट टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर पेशेंट को आपने नाइट्रेट्स कंसेक्टिवली दिए हैं 24 आवर्स तक, तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अंजाना हो सकता है दोबारा, क्योंकि आपने कंसेक्टिवली यूज़ किया है, इसलिए हमने इसमें मिस्ड करना है टाइम। मींस अगर आपने पहले सुबह डोज दी है फिर दोपहर को डोज दी है, तो आपने 12 घंटे का बीच में वक्फ़ा लाना है कि 12 घंटे में इसकी कोई ब्लड के अंदर डोज ना हो। सो अगर आप डेली यूज़ करते हैं टैबलेट तब नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप सुबह और दोपहर यूज़ कर रही हैं टैबलेट तब भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में रात का जो है वक्फ़ा आ जाएगा। अगर पैच लगा रही हैं तो रात को अपने पैच उतार देना है, ताकि आप कंटिन्यूस जो है ना इसकी डोज ना मिले। इसे कहते हैं नाइट्रेट टॉलरेंस। सेकंड होता है कि नाइट्रेट विड्रॉल। जैसे ही नाइट्रेट्स आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो आप क्या होगा, रिबाउंड फेनोमेनन इसमें मिलेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज डोजेस ले रहे हैं लंबे अरसे से और आपने फ़ौरन से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फ़ौरन से रिफ्लेक्स की वजह से जो है ना वो फ़ौरन से वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अंजाना जो है वो बार बार हो सकता है। जिसे कहते हैं नाइट्रेट विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। फिर एक होता है मंडे डिजीज़। मंडे डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे वाइवा में पूछा जाता है। क्या होता है कि ऐसे लोग जो एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे डेली मेडिसिन्स बन रही हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लिसरॉल नाइट्रेट है ये है ओरल भी मिलती है और स्प्रे की फॉर्म में मिलती है। सो अगर ये काम कर रहे हैं लोग और डेली एक्सपोज हो रहे हैं इस ड्रग से, क्या होगा कि पूरा हफ्ता जो है ना वो कंसेक्यूटिवली उनको डोज मिल रही है, तो कंसेक्टिव डोज मिलने की वजह से, कॉन्टीन्यूस डोज मिलने की वजह से उनको क्या होगा, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वीकेंड आएगा, मीन उनको संडे की छुट्टी होगी और एक छुट्टी का वक्फ़ा आ जाएगा, वक्फ़ा ख़त्म जैसे वक्फ़ा आएगा 12 घंटे का, एक दिन का, 2 दिन का, उससे क्या हो जाएगी, उनकी वो जो टॉलरेंस कंसेक्टिव चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, फ़ौरन से ख़त्म होगी। जैसे वो नेक्स्ट मंडे को या एक दिन बाद मंडे को जब आएंगे, तो सुबह सुबह जैसे एक्सपोज होंगे ड्रग से, तो फ़ौरन से ड्रग जो है अपना काम करेगी और पेशेंट को जो ना सीवियर हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो, चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा वासोडाइलेशन की वजह से, और क्योंकि वो ना री एक्सपोज हो रहे हैं। सो ये मंडे डिजीज़ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। इसमें है कार्डियोसेलेक्टिव, पहले बता चुकी हूँ कि बीटा 1 के जो है ब्लॉकर काम आते हैं। मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल जो है वो दोनों याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, आपने देखना कि माँ दर्द नहीं देती, सो माँ से MA मेटोप्रोलोल, दर्द का मतलब ये है कि एंजाइना, तो माँ जो है वो पेन नहीं देती। मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल। कार्बिडोलोल भी इसमें आती है। कार्बिडोलोल जो है वो एसिसोर्बाट डाइनाइट्रेट की तरह ही काम कर रही होती है, वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। पहले बताया आपको कि हार्ट रेट कम करेंगे बीटा ब्लॉकर्स, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेंगे। जब हार्ट रेट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, तो जो प्रीलोड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि ये सपोज करें हार्ट है, यहाँ प्री है, यहाँ पे आफ्टर लोड है, ठीक है। ये पहले ज़ोर ज़ोर से जो है ना हार्ट बीट कर रहा था, तो फ़ौरन से जो है ना आगे ब्लड जा रहा था। इसकी हार्ट बीट जैसे ही कम हुई, ये स्लो हुआ, तो पीछे जो है पुलिंग हो जाएगी, तो प्री लोड इसके अंदर प्री लोड जो इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हमने बताया था कि नाइट्रेट्स में प्री लोड जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि लोड कम क्यों होगा, क्योंकि वेसल्स डायरेक्ट कर गई थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इसमें सिर्फ हार्ट रेट, मतलब जो मशीन है वो कम काम करेगी, कम हम उसकी हार्ट बीट करवाएंगे, तो प्री लोड इसके अंदर बढ़ जाएगा। ओके, इसमें BP जो है वो कम हो जाएगा और इसके अंदर आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम क्यों होगा, क्योंकि जितना कम बीट करेगा, पीछे प्री लोड तो बढ़ गया है, लेकिन आगे जो है वो उतना ज़्यादा ब्लड नहीं भेज रहा, बल्कि आराम से सुकून से भेज रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर लोड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आफ्टर लोड इसके अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से BP जो है वो कम हो जाएगा। ओवरऑल इफेक्ट देखें तो हमने क्या करना है कि हमने ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम कर दी। स्लो हार्ट रेट होगा, जितना स्लो हार्ट रेट होगा उतनी फीलिंग होगी, तो प्रीलोड उतना ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया था, तो ऑक्सीजन डिमांड को हम जो है वो कम कर देंगे। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हम बताया कि प्रीलोड बढ़ गया है, तो आहिस्ता क्या है, रिफ्लेक्स आएगा, प्रीलोड जो है ना सिग्नल देगा, जिसकी वजह से दोबारा से हार्ट रेट बढ़ सकता है।
हमने क्या करना है कि हमने साथ जी ने जो है ना ग्लिसराइल टाइनवाइट वाली मेडिसिन यूज़ कर दी हैं, नाइट्रेट्स यूज़ करनी है। क्यों? ताकि वो वेसल्स को डायलेट करें, प्रीलोड कम कर दें। वो प्रीलोड कम कर देंगे तो कंबाइंड इफेक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव अच्छा आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज़ में आता है कि बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वेसोस्पास्टिक एंजाइना। वेसोस्पास्टिक एंजाइना में अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स दिए तो एंजाइना मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वेसोस्पाज्म में कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हल्की सी खुद ब खुद जो है वो स्पैज़म हो जाता है वेसल्स का, कोरोनरी आर्टरीज का। बड़ी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो गया, सर्कमफ्लेक्स हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई, ये जो है ना आर्टरीज में वेसोस्पाज्म हो गया बार बार, तो उससे जो है ना पेशेंट को प्रिंसमेंटल एंजाइना हो जाएगा। उसमें बीटा ब्लॉकर्स आप बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो मज़ीद जो है वो वेसोस्पास्टिक एंजाइना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी देनी है? ड्रग निफेडिपिन। सो निफेडिपिन जो है वेसोस्पास्टिक एंजाइना के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, डायहाइड्रोपैराडिन्स में निफेडिपिन आती है, नॉन डायहाइड्रोपैराडिन्स में वेरापेमिल और डिल्टियाज़म आता है। ये क्या करते हैं कि वेसोडायलेटर्स होती हैं, वेसोडायलेट करेंगे तो बीपी कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टरीज़ को जो है वो डायलेट करेंगे तो पीछे से प्रेशर, आर्टरीज़ को उन्होंने क्या कर दिया? डायलेट कर दिया तो पीछे से जो ब्लड आएगा जितना मर्जी आ जाए, आगे प्रेशर तो नहीं पड़ेगा, तो आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट करती हैं, इसलिए हमने कहा कि प्रिंसमेटल एंजाइना के लिए बहुत ही अच्छी ड्रग है ये, और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जो है इससे हो सकता है। ओके जी, फिर हम बात करती हैं वेरापेमिल और डिल्टियाज़म की। पहले बताया आपको कि नेगेटिव आइनोट्रोप्स की तरह काम करती हैं। आइनोट्रोप्स क्या होती हैं? ऐसी जो कि दिल को ताकत देती हैं, ऐसे समझ लें। तो नेगेटिव का मतलब है कि दिल को ताकत कम देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, जैसा कि बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। हार्ट रेट कम किया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम की। लेकिन अगर एक पेशेंट को हार्ट फेलियर है, उसका पूरा का पूरा दिल जो है उसमें एमआई हुआ हुआ है, दिल जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, हार्ट फेलियर की तरफ है, अगर उन पेशेंट को आपने मज़ीद उसका हार्ट रेट पहले सपोज करें कि हार्ट फेलियर की वजह से 60 चल रहा है, और आपने ऊपर से क्या किया है कि वेरापेमिल डिल्टियाज़म दे दिया जो कि हार्ट रेट मज़ीद कम कराएंगे, उससे क्या होगा कि उनका हार्ट रेट जो हार्ट फेलियर है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो आपने इसको रूल आउट करना है कि आपने सिर्फ एंजाइना में देना है। फिर मैंने बताया था आपको ड्रग के बारे में जो कि है रेनोलाजीन जो है वो लेयर सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, कैल्शियम लोड कम करेगी तो वॉल टेंशन कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। ये भी कैल्शियम की जो इनहिबिटर है निफेडिपिन की तरह ही काम कर रही होती है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो ज़रा डिफरेंट है। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो क्या होंगे कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डिजीनेस, हेडेक हो सकता है, वो वेसोडाइलेशन की वजह से। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एक मेन साइड इफ़ेक्ट है। क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकती है और इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल्स हो सकता है। ओके जी, सो हमारी ड्रग जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स का क्या इफेक्ट आता है बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने दो काम करने हैं कि क्या तो सप्लाई ज़्यादा कर दी है, ऑक्सीजन की डिमांड कम कर दी है हार्ट की। हम देखते हैं नाइट्रेट्स को और बीटा ब्लॉकर्स को, फिर हम दोनों कंबाइन देते हैं, क्योंकि हमने कंबाइन दिया तो हम बेनिफिट देखेंगे कि अलग अलग देने से क्या हुआ और इकट्ठे देने से क्या हुआ। हमने नाइट्रेट्स दिए तो वासोडाइलेशन हुई, हाँ हुई, बीटा ब्लॉकर से नहीं हुई तो नहीं हुई। ओके, ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल मतलब क्या होता है कि जब जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, फीलिंग करता है, उसे डायस्टोल कहते हैं। तो उसका ड्यूरेशन जो है वो नाइट्रेट्स में कम हो जाएगा ड्यू टू द रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा नाइट्रेट्स की वजह से, तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि टैकिकार्डिया में दिल तेज तेज धड़केगा, तो ड्यूरेशन जो है डायस्टोल का कम हो जाएगा। लेकिन बीटा ब्लॉक करना है, क्योंकि हार्ट रेट कम करना है, ब्लॉक करना है हार्ट को, तो उससे स्लो जो है ना हार्ट रेट होगा। इट मीन्स कि इसमें जो डायस्टोल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके हो गया। अगर हम दोनों कंबाइन यूज़ करेंगे तो नाइट्रेट्स में क्या करवाना है? वासोडाइलेशन करवानी है, हाँ जी करवानी है, जो कि हमें चाहिए थी। उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड की कि हार्ट की डिमांड को हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन जो है वो कम डिमांड कर दी है। तो हमें पता है कि नाइट्रेट्स ने प्रीलोड कम करना है, जबकि बीटा ब्लॉकर्स ने प्रीलोड कम नहीं करना बल्कि प्रीलोड इंक्रीज़ करवाना है, ये हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर हम दोनों कंबाइन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नाइट्रेट्स का आएगा, और नाइट्रेट्स ने ओवरऑल प्रीलोड कम करना है, इसलिए हमने कहा था कंबाइन देंगे, ताकि जो बीटा ब्लॉकर्स में प्रीलोड ज़्यादा हो रहा था उसको हमने नाइट्रेट से कंपनसेट करवा दिया है। आफ्टर लोड की बात करें, दोनों ने ही कम करना जो कि हमें चाहिए, तो दोनों ही कम कर देंगे तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कम ही आएगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो इसमें जो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, इसमें रिफ्लेक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट रेट बढ़ रहा था, लेकिन हमने बीटा ब्लॉकर दे के इन दोनों को जो है ना कंपनसेट किया कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट रेट दोनों कम हो जाए, नेगेटिव आइनोट्रोप की तरह हो जाए, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव में जाएगा या तो बराबर जाएगा। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया कि प्रीलोड भी कम हो गया, आफ्टर लोड भी कम हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होगी, हार्ट रेट भी कम हो गई। इन सब की वजह से और वासोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ कि पेशेंट का एंजाइना जो है बहुत ही इंप्रूव कर गया।
फिर हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बहुत ईजी है। आपने याद करना है कि विरापिमिल डिल्टियाज़म जो है वो सच एज जैसे बीटा ब्लॉकर्स की तरह काम कर रहे थे, सेम टू सेम वैसे ही इसके एक्शन है। और जो निफेडिपिन है वो बिल्कुल जैसे नाइट्रेट्स ने करना था वैसे ही काम किया। जैसे कि मैंने बताया कि निफेडिपिन ने क्या किया कि वैसोडाइलेशन करवाई, कोरोनरी आर्टरी की मेनली जो है वो वैसोडाइलेशन करवाई, ठीक है। और रिफ्लेक्स की वजह सेम टू सेम जैसे नाइट्रेट्स में हो रहा था, रिफ्लेक्स की वजह से ड्यूरेशन डायस्टोल कम हो जाएगा, लेकिन डिल्टियाज़म और विरापिमिल ने क्योंकि हार्ट रेट कम करना है तो उससे ड्यूरेशन जो है इसकी डायस्टोल की वो बढ़ जाएगी, मीन फिलिंग टाइम बढ़ जाएगा। डिमांड की बात करें तो वही कि हमारे अंदर जो है विरापिमिल डिल्टियाज़म ने जो है पीरियड ज़्यादा करवाया है, ठीक है, लेकिन निफेडिपिन जो है इसका कोई इतना खास में रोल नहीं है। लेकिन आफ्टर लोड सारे के सारे काम करवा रहे हैं तो ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और वो जो हार्ट रेट है वो भी दोनों कम करवाएंगे। डिल्टियाज़म और विरापिमिल जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर, निफेडिपिन जो है वो रिफ्लेक्स की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका इफेक्ट सेम है जस्ट लाइक नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर्स। सो ये जो है थोड़ी समरी थी, आपने याद करनी है, लेकिन ओवरऑल जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको करवा दी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ जो कि आपने याद रखना है कि नाइट्राइड्स जो होते हैं वो सियानाइड पॉइजनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इन थ्री जो है डिफरेंट स्टेप्स में होती है कि पहले हम अमाइल नाइट्राइड देते हैं, फिर सोडियम नाइट्राइड देते हैं, फिर सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। इसकी वजह से जो सियानो बनता है ना, सियानोमेट हीमोग्लोबिन बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है थायोसाइनाइड और मेट हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से थायोसाइनाइड जो है वो रिनल के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये अपनी बात याद रखनी है। लेकिन अब जो है वो मेनली विटामिन B12 भी यूज़ होता है, हाइड्रोक्सोकोबालामीन यूज़ करते होते हैं। लेकिन आपने जो है इसको एक दफ़ा याद करना है कि साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है, अगर आपके MCQs में आ जाए।